Hello everyone. Hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर में हम बेसिक पार्ट को कवर करेंगे डेप्रिसिएशन के। दैट मीन्स आज का लेक्चर हमारा बेस लेक्चर होगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप नॉर्मली कोई भी एसेट परचेज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कार परचेज करी 10 लाख की। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आज अगर कार आपने परचेज करी है 10 लाख रुपीज़ की, तो क्या इसकी वैल्यू हमेशा 10 लाख रुपीज़ ही रहेगी? मतलब अगर 4 साल बाद मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो वो भी 10 लाख ही होगी। द आंसर इज नो। जैसे जैसे आप कार को यूज़ करोगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे कार की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। हो सकता है 1 साल बाद इसकी वैल्यू 8 लाख हो जाए, 2 साल बाद इसकी वैल्यू 6 लाख हो जाए, है ना? हो सकता है ना? तो दैट मीन्स जब आप कोई एसेट परचेज करते हो तो जैसे जैसे टाइम बीतता है और आप उसको यूज़ करते हो, वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती रहती है, कम होती रहती है। और ये जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ओके, सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है? जब हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं बिजनेस में, उसका रिडक्शन होता है, उसमें उसकी वैल्यू में एक कमी आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के बारे में हम कुछ और जानते हैं। फर्स्ट, हमने जैसे बात करी, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जो भी एसेट है, जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है, कमी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सेकेंड वन इज दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, एसेट्स में हमारे पास 2 टाइप्स के एसेट आ जाते हैं, एक तो इनटेंजिबल और एक टेंजिबल। तो जो एक डेप्रिसिएशन वर्ड है वो हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। टेंजिबल यानी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें आप टच कर सकते हो, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। और सेकेंड आते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसके लिए जो इसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एमोटाइजेशन। क्या यूज़ करते हैं? एमोटाइजेशन। मतलब जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है फिक्स्ड एसेट्स की, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज देयर इज परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से जो रिडक्शन आता है एसेट की वैल्यू में, वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं है। मतलब वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यू टू चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। जो एसेट की वैल्यू है वो ग्रेजुअली चार्ज की जाती है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो एसेट की वैल्यू है वो चार्ज की जाती है और वो रिड्यूस होती है। क्लियर है? आपको डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होंगे। अब बात करते हैं अबाउट डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू आर एन
कार्टर ये क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन इज द ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे एंड परमानेंट चेंज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिशिएशन क्या है, ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज है किसमें, एसेट की वैल्यू में, और फ्रॉम एनी कॉज, उसके कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिशिएशन के कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से डेप्रिशिएशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन, कि जो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आता है, जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, वो किस वजह से होती है। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट यूज़। जैसे जैसे आप चीज़ों को यूज़ करते हो, लाइक आप कार लेके आए, जैसे जैसे आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है, तो वैसे वैसे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। अब जैसे एक कार जो 100 किलोमीटर चली है और एक कार जो 1000 किलोमीटर यूज़ हुई है, तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होगा, ठीक है, 100 वाली की ज़्यादा वैल्यू होगी और 1000 वाली की कम होगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टाइम। अब टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कार लेके आए, आपने कार को आज परचेज़ किया और आपने उसको साल हो गया आपने उसको यूज़ ही नहीं किया। बेशक आपने उसको यूज़ नहीं किया, बट टाइम बीत गया, कार 1 साल पुरानी हो गई, ठीक है, तो इससे भी जो हमारी एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे हमारी एसेट जितनी पुरानी होती जाती है, वैसे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी एक कॉज है डेप्रिशिएशन का। लाइक हमारी एसेट का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको पता है एक्सीडेंट में अगर एसेट डिस्ट्रॉय होगी तो उसकी वैल्यू में बहुत तगड़े वाला रिडक्शन आ जाएगा। लाइक आपके पास एक्टिवा थी, आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पार्ट सारे ख़राब हो गए, तो क्या होगा, सपोज़ आपकी एक्टिवा सिर्फ 1 महीने पुरानी थी, बट एक्सीडेंट की वजह से उसमें बहुत तगड़े वाला डिक्रीज आ जाएगा उसकी वैल्यू में, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई है तो। नेक्स्ट है ह्यूमन मिस्टेक। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एसेट को यूज़ कौन कर रहा है। अब जैसे आपको पता है कई जो पर्सन्स होते हैं वो एसेट को बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं, मतलब वो उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, और कई होते हैं जो बहुत केयरलेस होते हैं, जो एसेट की प्रॉपर केयर नहीं करते। तो अगर पर्सन ऐसा है वो जो एसेट की केयर करता है, तो वो उसको प्रॉपरली संभाल कर रखेगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक्टिवा या कार की बात करें तो सर्विसिंग कराएंगे टाइम टू टाइम, तो उसकी वैल्यू जो है वो ठीक रहेगी। बट अगर जो उसको यूज़ करने वाला पर्सन है वो केयरलेस है, वो एक्टिवा की रिपेयरिंग नहीं करते, उसको साफ़ नहीं करते, तो उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। लाइक जनरल लाइफ में भी आपने देखा होगा, कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जैसे जिनकी एक्टिवा 1-1 साल पुरानी होती है, 2-2 साल पुरानी होती है, बट उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी होती है। और कई ऐसे होते हैं जैसे 1 महीना ही हुआ है बट उन्होंने उसका कचाड़ा मचा दिया होता है, ठीक है। तो ह्यूमन फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन उसको यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्सोलेंस। अब जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं वैसे वैसे मार्केट में नई चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे नया मॉडल आ गया, तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे आईफोन का जब नया मॉडल आता है, तो जो पुराने वाले मॉडल्स होते हैं उनकी वैल्यू में रिडक्शन आ जाता है, क्योंकि जब नई चीज़ आ गई तो लोग इसकी वजह से पुराने वाले की जो वैल्यू है एसेट की वो रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब जैसे जैसे मार्केट में नया प्रोडक्ट आया तो पुराने वालों की वैल्यू रिड्यूस होगी, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस, ठीक है। लाइक जैसे लैपटॉप्स आए तो कंप्यूटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई। सेकेंड इज फॉल इन प्राइसेस। अगर मार्केट में आपके एसेट के प्राइसेस फॉल हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो उससे भी आपकी जो डेप्रिशिएशन है, मतलब जो डिक्रीज है वैल्यू में एसेट का, वो हो जाएगा। क्लियर है। मतलब बेसिकली देखें तो बहुत सारे रीजंस हैं वैल्यू, जो हमारी एसेट की वैल्यू है उसको रिड्यूस होने में। क्लियर है।
नेक्स्ट इज डेप्रिशिएबल एसेट. व्हाट इज डेप्रिशिएबल एसेट? कौन सी एसेट जो है उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे, यानी उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे. फर्स्ट इज डेप्रिशिएबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच, डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन सी हैं? विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से ऊपर हो. ठीक है, मतलब आप उसको 1 साल से ऊपर तक यूज कर सको. सेकेंड वन इज हैव अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, यानी उससे, उस एसेट से आप फ्यूचर में कुछ कमा सको. थर्ड वन इज आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. और वो जो आप एसेट लेकर आए हो वो प्रोडक्शन के पर्पस से लेके आए हो, ना कि सेल करने के पर्पस से. मतलब डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? डेप्रिशिएबल एसेट्स वो एसेट हैं जिनकी इकोनॉमिक लाइफ, मतलब जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ऊपर हो, जिनका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, और जिसको आपने परचेज किया हो फॉर प्रोडक्शन, नॉट फॉर रीसेल. क्लियर है? अब यही जो एसेट्स होंगी उनकी हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब देखो, इतना तो हम समझ गए कि डेप्रिसिएशन क्या है. डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. डेप्रिसिएशन क्या है? जो हमारी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. और उस डेप्रिसिएशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं. हमने देखा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. अब अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है तो उसे हमें अपनी अकाउंटिंग में भी लिखना चाहिए, बिकॉज वो भी आपका एक एक्सपेंस है. ठीक है, तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन को हमें अकाउंट भी करना है. क्लियर है? मतलब उसका हमें अकाउंटिंग इफेक्ट भी करना है. सो अब हमें कैसे पता लगेगा कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ये डिटरमाइन करेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना होगा. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एसेट. एसेट को कितने अमाउंट में परचेज किया गया है. सेकेंड वन इज स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू. एसेट की स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू क्या है? देखो, स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जब आपकी एसेट की लाइफ ख़त्म होगी, मतलब जब आप उसको यूज़ करना बंद कर दोगे, तो जब आप उसको मार्केट में सेल आउट करोगे तो जो आपको अमाउंट मिलेगा उस टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू. नॉर्मली अगर आप किसी से पूछो तो वो स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू को सिमिलर मानते हैं कि स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है. स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू में डिफरेंस होता है. हम ये डिफरेंस समझते हैं. स्क्रैप वैल्यू बेसिकली मीन्स कबाड़ मूल्य. मतलब जब आप एसेट को सेल आउट करते हो और उसे यूज़ आगे नहीं किया जा सकता, तो जिसको आपने सेल आउट किया है तो वो एज अ कबाड़ उसको लेता है. ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है और उसका मेटल यूज़ करेगा. मतलब अगर कार की बात करें तो उसका मेटल यूज़ कर लेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू. यानी जिसको आपने सेल किया है अपना एसेट, वो उसको यूज़ ना करे, बस उसको डिस्ट्रॉय करके एज अ स्क्रैप रखे. क्लियर है? तो वो क्या हो जाती है? स्क्रैप वैल्यू. ये बेसिकली उन एसेट्स की होती है जिसे अब आगे यूज़ नहीं किया जा सकता. विच हैज़ नो यूज़. ठीक है. सैल्वेज वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर आपने गुड्स को, मतलब एसेट को जिसको सेल किया है, वो अगर उसे आगे यूज़ करता है, मतलब अगर उस एसेट का कुछ यूज़ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, आपने कार को यूज़ किया 5 years
उसके बाद आपने उसको बेचा, तो वो कार जो है ना वो यूज़ करने के लायक नहीं है, तो आपने उसको एज अ रद्दी बेचा, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? हम अब जो उससे जो वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। मतलब जो उसकी बेसिकली कबाड़ का मूल्य है, लाइक आपको मिल गए 10,000, तो वो क्या है? कार की स्क्रैप वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या है? जब आपने कार को सेल आउट किया और जो नेक्स्ट पर्सन है वो उसमें पेट्रोल डलवाकर या फिर डीजल डलवाकर जब उसको यूज़ करे, मतलब वो यूज़ करने के लिए ख़रीद रहा है, तो और आपको वो सपोज़ 10,000 या 20,000 दे रहा है, तो वो जो वैल्यू है, वो जो 10 या 20,000 है, उसे हम क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू। क्लियर है? मतलब स्क्रैप वैल्यू बेसिकली उन एसेट्स की होगी जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता फ्यूचर में, और सैल्वेज वैल्यू उनकी होगी जिनको एसेट को यूज़ किया जा सकता है अभी। हिंदी में स्क्रैप वैल्यू को हमको बोलते हैं कबाड़ मूल्य, और सैल्वेज वैल्यू को निस्तारण मूल्य। ठीक है, ये हो जाएगा निस्तारण मूल्य और ये होता है कबाड़ मूल्य। ठीक है, बट अकाउंटिंग पर्पज से, मतलब जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, हमने एसेट को सेल आउट करना है और उसमें से हमें पैसा आ रहा है, पैसा जो आ रहा है वो चाहे स्क्रैप वैल्यू हो चाहे सैल्वेज वैल्यू हो, मेरे पास बस एक अमाउंट आ रहा है, तो अकाउंटिंग पर्पज से यानी डेप्रिसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें। बट हाँ, नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू अलग होती हैं। नेक्स्ट इज यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ। यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ मतलब कितने टाइम तक एसेट को यूज़ किया जा सकता है, वो क्या हो जाएगी? उसकी इकोनॉमिक लाइफ। अब देखो, ये जो स्क्रैप वैल्यू और यूज़फुल लाइफ है ना, ये हम एस्टिमेट लगाते हैं कि यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ क्या होगी, कितने टाइम हम एसेट को यूज़ कर सकते हैं, और सपोज हम यूज़ कर सकते हैं उसको 8 ईयर्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ। और 8 साल बाद हमें उसको कितना पैसा मिल सकता है, वो क्या हो जाएगी? स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू। सपोज अब मुझसे सेल करके हमें मिल सकता है 40,000, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू। क्लियर है बच्चे? तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए हम 3 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, सेकेंड इज स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू, और थर्ड वन इज यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? देखो, नेम से क्लियर है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब वो अमाउंट जो हमें डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब एसेट की कॉस्ट क्या है जितने में हमने उसको परचेज किया, माइनस सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब एसेट को आपने कितने में परचेज किया है, जब आप उसमें से स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू को रिड्यूस कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट एसेट की है 10 लाख, आपने एसेट को परचेज किया 10 लाख में, ठीक है। अब आपने ये एस्टिमेट किया कि जो एसेट है वो 8 साल तक मैं यूज़ कर सकता हूँ, और 8 साल बाद मुझे इसका 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। 1 लाख रुपीज़ मैं एज अ स्क्रैप या फिर सैल्वेज वैल्यू इसकी रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या हो जाएगा? 9 लाख। मतलब एसेट की वैल्यू में रिडक्शन कितना है? टोटल 9 लाख। बिकॉज 1 लाख तो आप रिसीव कर लोगे ना जब एसेट की लाइफ टाइम ख़त्म होगी, तो मतलब हमें हमारी वैल्यू में टोटल रिडक्शन कितना आ रहा है एसेट में? 9 लाख। क्लियर है बच्चे? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ने डेप्रिशिएशन के बारे में क्या कहा है वो देखते हैं। डेप्रिशिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन
of depreciable amount of an asset over its useful life. Depreciation क्या है? एक systematic allocation है किसका? depreciable amount का पूरी यूजफुल जो एसेट की लाइफ है उसमें. लाइक एग्जाम्पल लें तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आ गया हमारा? 9 लाख. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये आइडिया लगाया कि इसे हम यूज़ कर सकते हैं 10 ईयर्स तक. इस एसेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं 10 ईयर्स तक. क्लियर है? तो डेप्रिशिएशन क्या है? जब हम डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट करेंगे एसेट की यूजफुल लाइफ में. अब एलोकेशन के तरीके बहुत हो सकते हैं, बट ये आपने नोट करना है कि हम कोई भी मेथड यूज़ कर लें, बट हमने एलोकेट कितना करना है? 9 लाख, यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट. अब मतलब हमने एलोकेट करना है 9 लाख 10 ईयर्स में. अब इसके बहुत तरीके हो सकते हैं. एक तो सिंपल सा कि हम 9 लाख हमने डेप्रिशिएट करना है 10 सालों में, तो हर साल 90-90 कर दें. ठीक है. या फिर हो सकता है स्टार्टिंग के ईयर्स में हम ज़्यादा मतलब डेप्रिशिएट कर दें, ज़्यादा एलोकेट कर दें, और कमिंग ईयर्स में हम कम कर दें. मतलब मेथड जो मर्जी फॉलो कर लो डेप्रिशिएशन का, बट ये आपने माइंड में सेट कर लेना है कि पूरी लाइफ में, मतलब जो भी एसेट की लाइफ होगी, आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को ही एलोकेट करना है. क्लियर है? और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू. बिकॉज ये तो हमें मिल ही जाना ना एसेट की लाइफ ख़त्म होने के बाद. तो मेन तो हमारी एसेट में रिडक्शन ये है ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट है. तो मतलब इसका मीनिंग ये भी हुआ कि कॉस्ट ऑफ एसेट और डेप्रिशिएबल अमाउंट सेम नहीं होते, वो डिफरेंट है. क्लियर है बच्चे? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड और ऑब्जेक्टिव वी कैन से और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन. हम कर क्यों रहे हैं डेप्रिशिएशन? क्यों हम इसको कह रहे हैं कि इसको हमें अकाउंटिंग में एलोकेट करना है, हमें इसको अकाउंट करना है? फर्स्ट इज असरटेनमेंट ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर हमें करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाननी है तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. बिकॉज अगर हम इसको कंसीडर नहीं करते तो क्या होगा? हम अपनी कॉस्ट को लेस मानेंगे. मतलब देखो, सपोज मटेरियल पे लग गया, मटेरियल हमारा आता है 1 यूनिट का 10 रुपये का. ठीक है, 10 रुपये का यूनिट लग जाता है. लेबर लग जाती है 5 रुपीज़ की. अदर एक्सपेंसेस लग जाते हैं हमारे सपोज 5 रुपीज़ के. तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी? 20. ठीक है. अब सपोज हम डेप्रिशिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे? हमने सोच लिया कि हमारी कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़ है, और हम इसके अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट कर देंगे. सपोज 22 सेट कर दिया. क्लियर है? बट अब हमने इसमें डेप्रिशिएशन तो एलोकेट किया ही नहीं. अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट पे अगर हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करें तो 1 यूनिट की वजह से डेप्रिशिएशन होता है 10 रुपीज़ का. तो यानी अगर हम डेप्रिशिएशन को कंसीडर करते तो कितना कॉस्ट हो जाती? 30. ठीक है. तो दैट मीन्स अगर हम डेप्रिशिएशन को कंसीडर ना करें तो हम अपनी करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते. बिकॉज डेप्रिशिएशन चाहे एक हमारा कैश एक्सपेंस नहीं है, बट ये हमारा एक्सपेंस है, हमारी एसेट में रिड्यूस हुआ है प्रोडक्शन करने की वजह से, तो हमें उसे कंसीडर करना है. ओके. नेक्स्ट इज टू असरटेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस. अगर हम डेप्रिशिएशन को काउंट नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट और लॉस करेक्टली नहीं जान पाएंगे. ठीक है. बिकॉज ये भी हमारी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करोगे तो प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट इकोनॉमिक पोजीशन, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है वो करेक्टली डिपिक्ट हो. अब जैसे कार की वैल्यू आपने 10 लाख ही लिखी हुई है हर जगह कि 10 लाख, पहले साल भी 10 लाख, दूसरे साल भी 10 लाख, तीसरे साल भी 10 लाख, बट अब उसकी वैल्यू 10 लाख रही तो नहीं ना. तो अगर आप 10 लाख लिखते जाओगे, डेप्रिशिएशन को कंसीडर नहीं करोगे, तो मतलब आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो तो ट्रूली डिपिक्ट ही नहीं हो रही. क्लियर है? तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रूली डिपिक्ट करना चाहते हो तो आपको डेप्रिशिएशन को काउंट करना पड़ेगा.
नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जब हम डेप्रिसिएशन को अकाउंट करते हैं तो हम उसे एज एन एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है। एक्सपेंस मानने की वजह से उसको हम P&L की डेबिट साइड में लिखते हैं, जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स में किया, ठीक है। दैट मीन्स हम P&L में से ये अमाउंट निकाल लेते हैं। अब देखो जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है उसकी वजह से कुछ कैश तो नहीं गया, तो क्या हुआ, ये जो हमने अमाउंट डेप्रिसिएशन का निकाला तो वो एक जगह इकट्ठा होता गया, है ना। मतलब हर साल हमने P&L में से कुछ अमाउंट निकाल लिया, तो अब उस अमाउंट को हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं जब हम एसेट को रिप्लेस करेंगे। यानी अब 10 साल बाद जब एसेट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो हमें एसेट को परचेज भी तो करना पड़ेगा, तो उस टाइम हमें हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज टू सेव इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन का हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इसे एज अ एक्सपेंस मानकर हमें इनकम टैक्स में भी सेविंग्स हो सकती हैं। क्लियर है। मतलब इनकम टैक्स होता है ना, उसमें भी इसे एक्सपेंस मानते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारा टैक्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, बट ये ध्यान रखना मेथड जो मर्जी हो, मेन क्या रहेगा कि डेप्रिशिएबल अमाउंट हम निकालेंगे, ठीक है। जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा वो हमें एलोकेट करना होगा इन यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ में, मतलब जितनी भी हमने एस्टिमेट करी है इकोनॉमिक लाइफ उसमें। क्लियर है। यानी इट मे बी 8 years 9 years कुछ भी, तो उतने में आपको ये डेप्रिशिएबल अमाउंट एलोकेट करना है, मतलब बांटना है कि कितना पहले साल आप डालोगे डेप्रिशिएशन, कितना दूसरे साल, कितना तीसरे साल, बट इन टोटलिटी यही रहेगा आपका। और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है बच्चे। डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकेंड वन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, थर्ड वन इज एन्युटी मेथड, फोर्थ वन इज डेप्रिशिएशन फंड मेथड, फिफ्थ वन इज इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन मेथड, नेक्स्ट वन इज डिप्लीशन मेथड, और है हमारे पास मशीन आर रेट मेथड, और लास्ट है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं डेप्रिशिएशन चार्ज करने के हमारे पास। मेनली यूज्ड मेथड्स हैं हमारे पास ये दो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.